Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for Library and Information Science code 836. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं important question answer for board exam. So let us start today's video. आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखिए सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट गिवन होता है जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि कितने पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है एंड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन सी चैप्टर का कितना मार्क्स वेटेज रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे एंड साथ ही सभी इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पर क्लियरली गिवन होते हैं। इसलिए हमें सैम्पल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, इसके बाद ये जब वीडियो आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको अपनी CBSE स्टडी मटेरियल PDF को रिवाइज करना है। ओके, एंड अगर आप उससे सारे टॉपिक्स भी रिवाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम 60 मार्क्स का है एंड इसके लिए टाइम गिवन है 3 आवर्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो देखिए आपका कंप्लीट सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये पार्ट 10 मार्क्स का होगा, मींस 60 में से 10 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं। ओके, यहाँ पर हमें 5 यूनिट्स गिवन है। ये 5 यूनिट्स बहुत इजी हैं, आप एक बार इन्हें पढ़ लें NCERT PDF से या फिर आप इनकी एक बार वीडियोस देख लें तो आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे और आप इनके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप NCERT PDF मीन CBSE स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे या फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, उतना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए सफिशिएंट होगा। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस होंगे एंड 4 आंसर करने हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे ये, एंड यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपसे 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स, ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस आएंगे एंड यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 आंसर करने हैं। ठीक है, टोटल ये 10 मार्क्स का पोर्शन हो जाएगा। ओके, देन कमिंग टू पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये पोर्शन 50 मार्क्स का है, यहाँ पर 5 यूनिट्स गिवन है। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे एंड फिर सब्जेक्टिव टाइप में 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे। ओके, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनमें अलग अलग चॉइस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पर चॉइस गिवन है। ठीक है, इसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको यहाँ पर कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे। देन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 2 अटेम्प्ट करने हैं एंड देन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पोर्शन है। ओके, देन जनरल इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले यहाँ पर 24 क्वेश्चंस होंगे टोटल एंड क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स का है एंड यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे MCQ, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड 1 लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस होंगे एंड हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे, जैसे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से सब पार्ट्स है। ठीक है, फिर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आपने कोई गलत आंसर दिया भी है तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। एक चीज़ होती है कि जैसे सपोज करते हैं हमने एक आंसर लिखा है A, ठीक है, बट आंसर था B, तो अगर आपने B आंसर दिया है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि राइट आंसर तो A है, तो उस केस में जिसने A लिखा है उसको तो 1 मार्क मिल जाएगा, बट जिसने B लिखा है उसको 0 मार्क मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको -1 मिलेगा, उसको 0 मार्क मिलेगा क्योंकि उसने गलत आंसर लिखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे गलत आंसर देने पर, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन
सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर 18 क्वेश्चंस होंगे एंड वहाँ पर मेंशन्ड होगा कि कौन से क्वेश्चंस में चॉइस है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपको एक सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, मीन्स करेक्ट सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन प्रोसीडिंग टू सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले हमें आंसर कैसे लिखने हैं आंसर शीट में, इस तरह से आपकी आंसर शीट गिवन होती है, दोनों साइड मार्जिन्स गिवन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप पर हेडिंग लिखनी है सबसे पहले सेक्शन की, ठीक है। यहाँ पर आप सेक्शन मेंशन करेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसी तरह से यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आंसर 1, ठीक है। अब क्योंकि आंसर 1 एक आंसर नहीं है, उसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, तो आप यहाँ पर सब पार्ट मेंशन करेंगे, जैसे फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से आप सब पार्ट मेंशन करेंगे और हर एक के आगे उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। एंड यहाँ पर जैसे MCQ टाइप क्वेश्चंस जहाँ पर होंगे, वहाँ पर आपको MCQ का ऑप्शन नंबर एंड ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। मींस पूरा ऑप्शन आप मेंशन करेंगे आंसर में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। देखिए ओवर अटेम्प्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड आपको कोई भी 4 आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें चॉइस दी है कि ये जो 6 हैं इसमें से आप कोई भी 4 करें, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने सारे 6 किए तो जो हमारे बेस्ट 4 होंगे वो काउंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सारे 6 किए हैं तो सिर्फ फर्स्ट 4 ही काउंट होंगे, मतलब बाकी के 2 करेक्ट हैं, राइट हैं, रॉन्ग है, वो मैटर नहीं करता है। आपके फर्स्ट 4 ही चेक होते हैं, बेस्ट 4 चेक नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ओवर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आपको वो 4 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करें जितने आपको क्वेश्चन में बोले गए हैं, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑफ विच टाइप ऑफ सेंटेंस, हमें यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है। रीडिंग माइथोलॉजी विल मेक यू मोर अवेयर, सो ये कैसा सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then next question, dash is a cluster of thoughts, feelings and behaviors that make a person unique and different from others. Means thoughts, feelings and behavior का एक ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से एक पर्सन बाकी लोगों से यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, इसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फैक्टर्स में से कौन सा 5 फैक्टर मॉडल का पार्ट नहीं है, फैक्टर नहीं है। सो कॉन्शियसनेस, ओपननेस, एक्स्ट्रावर्जन ये सब हैं, बट सेल्फ अवेयरनेस ये फैक्टर नहीं है, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसके लिए शॉर्टकट की बतानी है। द शॉर्टकट की इज Ctrl+B, ऑप्शन ए। Then next question, the ability to make profitable and quick decisions means एक ऐसी ability जिसकी हेल्प से आप जल्दी डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। So the correct answer is decisiveness, option A. Then next question, CNG stands for compressed natural gas. So the correct option is B. Then next 7 questions given है and 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, collection development came into existence in 1980s, option B. Then next question, इनमें से कौन सा माइक्रोफॉर्म मटेरियल नहीं है? The correct answer is magnetic tapes, option D. Then dash policy is a guidebook to a library for acquiring information sources. The correct answer is acquisition policy, option A. Then next question, बुक्स को एक शेल्फ में अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कॉल नंबर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने के लिए एक प्रोसेस का नेम है जॉब एनालिसिस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट डेजिग्नेशन लाइब्रेरी के कौन से कैटेगरी में आता है? द करेक्ट आंसर इज एकेडमिक, ऑप्शन ए।
Then next question, the expenditure classifications based on the service rendered or materials acquired by the libraries are the budgetary expenditure classification by object. Option B. देन क्वेश्चन 3, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन है, 6 आंसर करने हैं. क्वेश्चन 1, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग. द करेक्ट आंसर इज क्लासिफिकेशन. ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST, E stands for, यहाँ पर E की फुल फॉर्म बतानी है. E stands for energy, so the correct option is B. Then next question, the connecting symbol for matter facet is semicolon, so the correct option is B. लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज कब पब्लिश हुआ था? द करेक्ट आंसर इज डी, 1923. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द पर्सनल ऑथर विल एंटर इनटू द फील्ड टैग. करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस सर्विसेज का फॉर्मूला कब फॉर्मुलेट हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1876. Then next question, the concept of selective dissemination of information was given by. The correct option is A. देन क्वेश्चन 4, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन में CAS की फुल फॉर्म बतानी है, करंट अवेयरनेस सर्विसेज. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस सर्विसेज आर द एस्टैब्लिशिंग ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड बुक बाय पर्सनल सर्विसेज. ये स्टेटमेंट किसने दी है? डॉक्टर SR रंगनाथन. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी लाइब्रेरी सर्विसेज जहां पर इंटरनेट को एक मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है एंड लाइब्रेरी वेबसाइट एक गेटवे की तरह एक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. ऐसा कौन सा लाइब्रेरी सर्विस होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेब बेस्ड. Then next question, Madler's bibliographic database was created in. The correct option is option D, 1963. Then next question, OPAC की full form बतानी है. OPAC stands for Online Public Access Catalog. Option A. Then next question, topic or subject oriented online forums where messages are communicated through email known as listservs. The correct option is A. Then question 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड 5 आंसर करने हैं. लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. Then next question, e-Granthalaya software is developed by National Informatics Center. The correct option is A. Then next question, the Koha software was first released in 2000. Option A. Then next, Koha uses dash RDBMS software MySQL. The correct answer is B. Then next question 6, यहाँ पर 6 questions given है, 5 आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, Z39.50 is इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन वर्ड कौन से लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? कम्युनिस्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन हु कम्युनिकेट्स इज नोन एज सोर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें साइंस, सिंबल्स, गेस्चर्स को कम्युनिकेशन मोड की तरह यूज किया जाता है, इसे हम कहते हैं नॉन वोकल कम्युनिकेशन. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ऑप्शंस में से कम्युनिकेशन मॉडल का एलिमेंट कौन सा नहीं है, ये बताना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर कम्युनिकेशन मॉडल गिवन है एंड इसमें ये ब्लैंक गिवन है, हमें यहाँ पर बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा. सोर्स और कम्युनिकेटर मैसेज सेंड करते हैं, देन ये एनकोडर या फिर डिकोडर के पास जाता है एंड ये चैनल के थ्रू होते हुए फिर अगेन एनकोडर और डिकोडर प्रेजेंट होगा जो उसे मैसेज में कन्वर्ट करेगा एंड ऑडियंस या रिसीवर तक पहुंचाएगा. सो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आंसर आएगा? एनकोडर और डिकोडर. ओके. देन नेक्स्ट,
स्टार्टिंग सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अभी तक हमने 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब हम सेक्शन बी पर मूव कर रहे हैं। सो जब आप नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये हेडिंग लिखनी है सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है। 5 क्वेश्चंस है एंड आपको 3 आंसर करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है एंड वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, What are the 4 stages of active listening? एक्टिव लिसनिंग के लिए हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, यहाँ पर 4 पूछी गई हैं, आप कोई भी 4 मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला है रिसीविंग, मीन्स आपको अटेंटिवली सुनना है। देन अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपको सुनकर समझना है। रिमेंबरिंग मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉल भी करनी है। देन इवेल्युएटिंग मीन्स एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, आपने क्या समझा एंड आपको उस इन्फॉर्मेशन से क्या पता चला, आपके पास एक कंक्लूजन होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच डिफरेंस बताना है। इंटरनल मोटिवेशन मींस इंट्रिंसिक मोटिवेशन खुद से आता है, जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन मींस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है। देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकता है बिकॉज ये हमारी वैल्यूज़ का पार्ट बन चुका है, बट एक्सटर्नल मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स जब तक प्रेजेंट है तब तक ही रहेगा एंड जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमूव हो जाते हैं तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के 4 एडवांटेजेस बताने हैं। सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं जैसे इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक एंड अगर हमें कोई भी चेंज करना है तो वो बहुत इजी होता है एंड हम लार्जर ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हुए एंड साथ ही उसे प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the points on which we develop our organizational skills? मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको कौन से पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट, मीन्स आपको अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है। देन गोल सेटिंग, आपको अपना गोल, अपना टारगेट सेट करना है, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। एफिशिएंसी मीन्स आप जो भी काम करें उससे आपको बेस्ट आउटपुट मिले, मिनिमम इनपुट आप दें और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, इस तरह से काम करना है। एंड मैनेजिंग क्वालिटी मीन्स क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेज बताने हैं जिसकी हेल्प से फैक्ट्री से प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। सो स्क्रैप मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एश्योर कर सकते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी होगी जो भी प्रोड्यूस होता है उस मटेरियल की, सो कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा। एंड देन वेस्ट एक्सचेंज मीन्स जो एक फैक्ट्री के लिए वेस्ट है वो दूसरी फैक्ट्री में जाकर रॉ मटेरियल का वर्क कर सकता है एंड ई वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना है। देन प्रोसीडिंग टू 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। अभी तक हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, अब हम पार्ट बी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है एंड आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। राइट 4 फंक्शंस ऑफ एक्विजिशन सिस्टम। एक्विजिशन सिस्टम के 4 बेसिक फंक्शंस हैं, सिलेक्शन, ordering, receiving of documents, accession of documents. Then next question, in column classification, literature class has levels of personality facet. What P1, P2, P3 and P4 represent? P1 represent literature, then P2 represent language, P3 represent form and P4 represent author work. Okay, इस तरह से आंसर को मेंशन करना है। Okay. Differentiate between responsive services and anticipatory services. Responsive services का मतलब है लाइब्रेरी यूजर के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना, मीन्स आप उनके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसी सर्विसेज को कहते हैं रिस्पॉन्सिव सर्विसेज। बट एंटिसिपेटरी सर्विसेज में यूज़र आपके पास नहीं आता है, आप ये प्रोएक्टिवली डिटरमाइन करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि हो सकता है कि लाइब्रेरी यूज़र को नीड है, ऐसे में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड एंटिसिपेटरी सर्विसेज। सब्जेक्ट गेटवे
डिफाइन करना है एंड इसके 2 एग्जांपल्स देने हैं। सब्जेक्ट गेटवे एक ऐसी फैसिलिटी है जो हाई क्वालिटी इवेल्युएटेड वेब रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, मींस इजीली लोकेट कर सकते हैं जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। For example, Infoport, Inflibinet, Subject Gateway for Indian Electronic Resources, and then Omni, organizing medical networked information. It covers medical resources. So these are the 2 examples of Subject Gateway. Okay. Then next question, non vocal communication and vocal communication के बीच डिफरेंस बताना है। आप इसे टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं एंड इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले नॉन वोकल कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइन, सिंबल, गेस्चर, सिग्नल्स यूज किए जाते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। देन वोकल कम्युनिकेशन, यहाँ पर ह्यूमन वोकल कोड्स या फिर साउंड यूज की जाती है मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरह। ओके। देन प्रोसीडिंग टू 3 मार्क्स क्वेश्चंस, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है, कोई भी 2 आंसर करने हैं एंड वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स। देन नेक्स्ट डिस्कस 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइंडिंग। यहाँ पर लाइब्रेरी बाइंडिंग के 4 टाइप्स हैं, बट क्योंकि 3 पूछे गए हैं तो आप कोई भी 3 बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल लेदर बाइंडिंग, यहाँ पर पूरे कार्डबोर्ड को लेदर से कवर किया जाएगा एंड इस टाइप की बाइंडिंग एक्सपेंसिव, रेयर एंड रेफरेंस्ड बुक के लिए रिकमेंडेड होती है। देन हाफ लेदर बाइंडिंग, यहाँ पर हाफ कार्डबोर्ड को लेदर से कवर किया जाएगा एंड रिमेनिंग हाफ को क्लोथ से। देन बैक एंड कॉर्नर ऑफ द बुक आर कवर्ड विद लेदर, मीन्स जो बुक का बैक होगा और कॉर्नर होगा उसे लेदर से कवर करेंगे एंड इस टाइप की बाइंडिंग हेवी मटेरियल्स के लिए होती है। देन फुल क्लोथ बाइंडिंग, यहाँ पर पूरे कार्डबोर्ड को क्लोथ से कवर किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स एंड टेक्स्ट बुक्स के लिए इस टाइप की बाइंडिंग होती है बिकॉज ये मटेरियल्स एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। ओके। Then next question, identify the different fundamental categories from the following sentences. Feeding of cattle in India in 1995. यहाँ पर बेसिक क्लास है एनिमल हस्बेंड्री, देन एनर्जी है फीडिंग, देन पर्सनालिटी है कैटल, स्पेस है इंडिया एंड 1995 टाइम है। ओके। सो इस तरह से आप अपने आंसर को मेंशन करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के 3 फीचर्स बताने हैं, पॉइंट वाइज आंसर मेंशन करेंगे। सबसे पहले फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट मेंटेन करने के लिए अलाउ करता है एंड इसकी हेल्प से हम फ्रेंड्स बना सकते हैं फेसबुक पर एंड प्राइवेसी सेटिंग्स भी चूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल का कंटेंट कौन देखता है और कौन नहीं। देन फेसबुक अलाउ करता है फोटोज अपलोड करने के लिए एंड यहाँ पर आप फोटो एल्बम्स भी मेंटेन कर सकते हैं जो फ्रेंड्स के साथ शेयर की जा सकती हैं। देन फेसबुक ऑल्सो सपोर्ट्स ग्रुप पेजेस, फैन पेजेस एंड बिजनेस पेजेस। इस वजह से बिजनेस फेसबुक को यूज करते हैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। ओके। देन प्रोसीडिंग टू 4 मार्क्स क्वेश्चंस, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड कोई भी 3 आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स। जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवेल्युएशन के बीच डिफरेंस बताना है, इस तरह से टेबल फॉर्मेट में आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक फॉर कंपैरिजन, मींस हम कौन से बेसिस पर कंपेयर करने वाले हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट किया है। देन जॉब एनालिसिस के बारे में उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन जॉब इवेल्युएशन के बारे में। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है। जॉब एनालिसिस एक केयरफुल स्टडी है जिसमें हम एक पर्टिकुलर जॉब के हर एक एस्पेक्ट के साथ डील करते हैं। देन जॉब इवेल्युएशन, ये एक अटेम्प्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर जॉब की रिलेटिव यूटिलिटी को एसेस करने के लिए। देन जॉब एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव है एंड जॉब इवेल्युएशन कंपैरेटिव है। देन जॉब एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है किसी जॉब के प्रेजेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स को डेवलप करना एंड जॉब इवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव है किसी जॉब के फेयर वेज को डिटरमाइन करना। देन जॉब एनालिसिस में डिफरेंट टेक्निक्स होंगी जैसे चेकलिस्ट, इंटरव्यू, सर्वे एंड जॉब इवेल्युएशन में टेक्निक्स होंगी नॉन एनालिटिकल सिस्टम एंड एनालिटिकल सिस्टम।
देन जॉब एनालिसिस के एडवांटेज है, इसकी हेल्प से सिलेक्शन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन दे सकते हैं, ये सभी एडवांटेज हैं जॉब एनालिसिस के। जॉब इवेल्युएशन के एडवांटेज है, यहाँ पर वेज सिस्टम में इनइक्वालिटीज रिमूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉब इवेल्युएशन। ओके, then next question, write 8 different functions of the periodical section. so यहाँ पर periodical section के 8 functions बताएंगे and half marks for each point, ठीक है, तो उस हिसाब से 4 marks का question है ये। so यहाँ पर periodicals का selection, acquisition, receiving and recording, display, shelving, indexing, abstracting, documentation, circulation and administration, ये सभी functions हैं periodical section के। ओके, then next question, explain the different steps Dr. S.R. Ranganathan prescribed in classifying the documents। ये important topic है, आप इसे एक बार बुक से भी रिवाइज करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमें इसे 4 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, तो हम उसको 4 मार्क में वो सारे स्टेप्स एडजस्ट करेंगे। बट हो सकता है कि आपसे किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के बारे में इंडिविजुअली पूछ लिया जाए एग्जाम में, या फिर हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। सो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप 0 है, जिसमें सबसे पहले रॉ टाइटल लिखते हैं, मींस जो टाइटल हमें डॉक्यूमेंट में मिला है। इसके बाद फुल टाइटल मींस जिसमें बेसिक आइडियाज एक्सप्रेस होते हैं। देन कर्नल टाइटल जिसमें फुल टाइटल इंक्लूडेड होता है बट उसमें ऑक्सिलरी एंड एपरेटस वर्ड्स नहीं होते। देन एनालाइज टाइटल मींस ये कर्नल टाइटल ही है, बस इसमें कर्नल टर्म को सिंबल के साथ मार्क कर देते हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्म टाइटल मींस एनालिटिकल टाइटल। देन टाइटल एंड स्टैंडर्ड नंबर्स, टाइटल एंड फेसेट नंबर्स, class number, and then last step, translate the synthesized class number into natural language by way of verification। so ये 9 steps हैं, step 0 से हमने start किया था and step 8 last step है। so ये total 9 steps हैं library classification के लिए। okay, then next question, what is current awareness services? Discuss the 2 different categories of CAS। so करंट अवेयरनेस का मतलब है किसी सब्जेक्ट एरिया में एक स्पेशल इंटरेस्ट से रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट्स की नॉलेज। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की। सो यहाँ पर इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स भी हो सकते हैं, या फिर हम सभी यूजर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सो इसी बेसिस पर हमने CAS को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। CAS डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ यूजर्स। ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करनी है वो आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इन सभी फॉर्म्स में शेयर कर सकते हैं। देन CAS डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑल यूजर्स ऑफ द सर्विसेज मींस सभी यूजर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सेकेंड कैटेगरी में। एंड इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है? करंट अवेयरनेस बुलेटिन्स, जिसमें ये सभी एलिमेंट्स होते हैं जैसे एक्सेशन लिस्ट, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। ओके, then last question, discuss the software required for installing and running Koha library management software। so software requirements क्या क्या हैं? सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स सर्वर होना चाहिए, लिनक्स, डेबियन और उबुंटू कोई भी वर्जन इनका एक्सेप्टेबल है जिस पर सॉफ्टवेयर रन कर सकता है। देन अपाचे, ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जिस पर कोहा रन करता है। देन माईसीक्वल, ये RDBMS सॉफ्टवेयर है जो बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोहा को। देन पर्ल, ये सॉफ्टवेयर वेब इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये 4 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर। एंड इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। ओके, हमने हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली समझा, साथ ही हमने क्वेश्चन पैटर्न, मार्किंग स्कीम, सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी है तो आपको
कोई प्रॉब्लम होगी लाइक इन मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन पैटर्न और एनीथिंग, सो आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, जितने टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल पीडीएफ से रिवाइज करने हैं। ठीक है, वो पीडीएफ कहाँ पर है, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो आपको जितने ज्यादा टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं आपको उतने रिवाइज करने हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय एवरीवन।